जितने बहुजन नेता हैं जो बीजेपी या कांग्रेस में नहीं हैं, वो एक सुर में समाज के हितों पर बात कर रहे हैं और ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। देर ही सही, एक दिन बहुजन समाज एकजुट होगा, बहुजन नेता एकजुट होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया का असर है, आपके पास कम्युनिकेशन है, बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसका असर नेताओं पर भी दिख रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर से जो संसद का सत्र है, अब बीजेपी जाति जनगणना कराए, उसके आंकड़े जारी करे, क्योंकि ये मांग जो है वो बहुजनों की सबसे बड़ी मांग है। लेकिन ये बात वहीं नहीं रुकती है। ये वीडियो देखिए अखिलेश यादव का। क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले, बताओ। क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में। केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसके हम 1 नंबर देंगे आपको। और पढ़ना चाहिए क्या लिखा उन्होंने। ये उम्मीद जगाता है, आरक्षण आस देता है हमें आगे बढ़ने की, हमें उम्मीद जगाता है। विधानसभा में उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा भी था और 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला उठाया, लेकिन बात उससे आगे बढ़ी। और जो 68,000 जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, वो सबके दरवाजे जा रहे। सबसे पहले कहां जा रहे? सरकार के माननीय मंत्री जी के यहाँ। तो उनको क्या मिल रहा? लाठी। आप सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी गए, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम इनके दरवाजे जा रहे हैं, हमें न्याय मिल जाए। ये अम्बेडकर साहब हैं, बीएसपी के विधायक हैं यूपी में विधान मंडल में, वहां उन्होंने बात उठाई। भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं। पल्लवी को आपने सुना था किस तरह से उन्होंने गरज कर कहा था। तो सोचिए, कांग्रेस और बीजेपी के जो बहुजन नेता हैं, जो SC ST OBC के हैं, वो मुंह पर टेप बांधे हुए हैं। जबकि कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी वाले बहुजन नेता बोल रहे थे, लेकिन अब बहुजन नेता नहीं बोल रहे हैं। इसलिए पल्लवी पटेल ने कहा था कि सारे SC ST OBC के बीजेपी वाले गूंगे बहरे हैं, समाज के हितों से समझौता करके बैठे हैं। लेकिन सोचिए, कांग्रेस वाले, बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसके बहुजन नेता ने जाति जनगणना की मांग की थी, चाहे हुकुम देव नारायण यादव हो, चाहे गोपीनाथ मुंडे हो। लेकिन ये कांग्रेस वाले बहुजन नेता कब बोलेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन खुद बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं, स्टालिन का तो कोई जवाब नहीं है, वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं। 69% रिजर्वेशन है। एक बहुजन सरकार बिहार में चल रही है, उसने 65% रिजर्वेशन कर दिया है, जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। सोचिए, मतलब सिविल सोसाइटी के नाम पर जो ये मनुवादियों का जो गिरोह है, सवर्णों का जो अड्डा है, वो हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ कहा है कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी हों, जाति जनगणना कराया जाए। और उसके बाद से इस आंदोलन को और हवा मिल रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक शुभ संकेत है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो जिस तेजी से जागरूक हो रहे हैं, वो अद्भुत है, शानदार है। और बहुजन समाज के लोगों के लिए यही तो हम चाहते थे। जाति जनगणना 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, गांठ बांध लीजिए। कल 5 राज्यों के नतीजे आने हैं। खैर, एक राज्य का 4 तारीख को आएगा, लेकिन 3 तारीख को 4 राज्यों के नतीजे आएंगे। हम नेशनल दस्तक पर सुबह 8 बजे से आपको लाइव नतीजे भी दिखाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन सोच लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इन राज्यों में बीजेपी जीत गई तो धर्म का आंदोलन और तेज होगा, बहुजन समाज का आंदोलन और पीछे होगा, SC ST OBC के हक अधिकार की बात और धीमी पड़ जाएगी और टीवी अखबार को मौका मिल जाएगा। अभी से ही जाति जनगणना बनाम हिंदुत्व की राजनीति मीडिया चला रही है। टीवी उनका है, अखबार उनका है, सारे पत्रकार उनके हैं। सोचिए, तो जो सवर्ण मीडिया है, टीवी अखबार, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी जीतती है तो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी, जाति जनगणना का मुद्दा दब जाएगा और अगला जो चुनावी मुद्दा है वो हिंदुत्व होगा, राम मंदिर होगा। अगर कांग्रेस जीतती है
तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ेगा, बीजेपी बैकफुट पर आएगी और वो इस मुद्दे को हल्का फुल्का डील करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपरी मन से, कोई बहुत अंदर डेप्थ नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अगर ट्रायंगुलर सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना और बीएसपी का गठबंधन है, वहाँ अगर वो 10 से 15 सीटें निकालते हैं, राजस्थान में आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर का गठबंधन है वो 10 से 15 सीटें निकालता है, या बाप जो ट्राइबल पार्टी है वो कुछ सीटें निकाले, बीएसपी पिछली बार 6 थी वो कुछ सीटें निकाले, ट्रायंगुलर मुकाबला हो तो एससी एसटी ओबीसी का जमाना आएगा, उसी की सरकार बनेगी, उसी की तूती बोलेगी। राजस्थान में इस तरह से हो, मध्य प्रदेश में भी अगर बीएसपी, एएसपी और समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, इसका मतलब है कि बहुजन समाज कांग्रेस बीजेपी दोनों से किनारा कर रहा है, और ये शानदार होगा 2024 के लिए, क्योंकि ये बात तय है कि सवर्ण की संख्या ही 10 से 15% है, वो एक पंचायत का ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते हैं जब तक एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग उसको वोट न दे। तो अगर पिछले 10 सालों में जिस तरह से सोशल मीडिया का क्रेज है, लोगों में जागरूकता आई है, अगर इसका असर दिखा तो दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर बीजेपी इन 3-4 राज्यों में जीतती है तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के आंदोलन पीछे चले जाएंगे, धर्म का मुद्दा और हावी होगा, आपके संवैधानिक अधिकार और छीने जाएंगे, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, निजीकरण और तेजी से होगा, आरक्षण और संविधान अपनी अंतिम सांसें गिनने के लिए मजबूर होंगी। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस जीतती है तो ऊपरी मन से ही सही, लेकिन ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाएगा, ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा गरमाएगा, 70% रिजर्वेशन की बात होगी, जाति जनगणना की बात होगी और निजीकरण को बंद करने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे शानदार होगा अगर बहुजन दलों को कुछ सीटें आती हैं और सत्ता जो है वो ट्रायंगुलर बढ़ता है, तो बहुजनों के लिए सबसे शानदार होगा। ये बात पब्लिक को भी करनी चाहिए और इसका कुछ दिखने लगा है असर, पॉलिटिकल रूप से तो दिखने लगा। सोचिए, मायावती जी केंद्र को कह रही हैं कि जाति जनगणना कराओ, 4 दिसंबर से जो संसद का सत्र है। यूपी विधानसभा में सोचिए, पहले सवर्ण नेता अपने छोटे छोटे मुद्दे पर बोलते थे, बहुजन समाज के नेता अपने समाज के हक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे तो उनको वोट कौन करेगा। तो अखिलेश यादव ने 69,000 का मुद्दा उठाया है, मायावती जी जाति जनगणना की मांग कर रही हैं, और मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी कुछ बड़ा कदम उठा सकती है 3 तारीख के रिजल्ट के बाद। अगर वो तीनों राज्य हार जाती है तो बीजेपी ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर की सीमा है उसको क्रीमी लेयर खत्म कर देगी ओबीसी के लिए। उसके बाद वो जाति जनगणना करने का भी फैसला ले सकती है चुनाव हारने पर। तो ये बात सब कुछ है। और सोचिए, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, अंबेडकर साहब भी बोल रहे हैं, पल्लवी पटेल और आरजेडी और जेडीयू गठबंधन ने तो करके दिखाया है, हेमंत सोरेन के भी तीखे तेवर हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 3 राज्यों के नतीजे, 4 राज्यों के नतीजे के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बहुजन समाज एकजुट होकर, देखिए पहले सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन जैसे ही उनको कांग्रेस से ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व पार्टी मिला जो आरक्षण विरोधी पार्टी हो, तो बीजेपी को वोट करना शुरू कर दिया। तो वो समाज तय करता है कि आपकी राजनीति क्या होगी। बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट होकर कांग्रेस बीजेपी के अलग अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, जिसमें ओवैसी भी शामिल है, तो बहुजनों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। आप कब तक कांग्रेस बीजेपी के पीछ पर खेलते रहेंगे। लेकिन कुछ उम्मीदें तो बंध रही है। जिस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से नतीजे आने की उम्मीद है, 70 सीटों पर तो मामला फंस रहा है मध्य प्रदेश में। और सोचिए, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना हो, मणिपुर में भी ट्राइबलों की सरकार बनेगी। तो बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो कांग्रेस बीजेपी के इतर अपनी ताकत दिखा पाएँ तो ये सोने पे सुहागा होगा। अगर कांग्रेस जीतती है तो थोड़ा बहुत मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन 2024 का इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा। ये भी एक बड़ी बात है। ये भी हो सकता है कि अगर 3 राज्यों में बीजेपी जीतती है तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी हैसियत में आ जाएगी। उसे लगेगा कि बिना गठबंधन चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो ये वो तमाम मायने हैं जिसके कल राजनीतिक असर पड़ेंगे। हमलों का कितना असर हुआ है, सोशल जस्टिस की बात कहाँ तक पहुँची है, बहुजन समाज कितना जागरूक हुआ है, वो अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर कितना जागरूक है, ये सब कल के वोट में तय होगा। लेकिन सवाल वही है कि तमाम दलों और बहुजन समाज को लगता है कि ईवीएम जो है वो विश्वसनीय नहीं है। सोचिए, चुनाव आयोग के नाम पर चैनल डिलीट किए जा रहे हैं यूट्यूब के। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है
कि हम 5 दिन तक वीवीपैट की गिनती कराएंगे, नतीजे डिले होंगे। सोचिए, जो चुनाव आयोग 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक वोटिंग करवाता है और 3 को वोटों की गिनती होगी, 1 महीना वोट डालकर लोग इंतजार कर सकते हैं और 5 दिन वोटों की गिनती का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो बहुजन समाज इस बात से संतोष कर लेता है कि उसके पास ईवीएम नहीं है, न टीवी है, न अखबार है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चुनाव बहुत नज़दीक है, बहुजन समाज में बहुत जागरूकता आई है, एकजुटता आई है और नेता कम से कम सोशल जस्टिस की बात करने लगे हैं खुले मंचों से, ये एक शुभ संकेत है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी है, उसके बाद गरीबी है, ये बड़ा मुद्दा है। जाति जनगणना का मुद्दा जारी किया जाए, उसके आंकड़े जारी किए जाएं, रिजल्ट जारी किए जाए, रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, सरकारी संपत्ति रहेगी तभी तो रिजर्वेशन लागू होगा। अखिलेश यादव ने मुतजा शिक्षक का मामला उठाया है, अंबेडकर साहब ने उठाया जो बीएसपी के विधानमंडल के नेता हैं। उसके बाद पल्लवी पटेल ने तो सीधे सीधे बीजेपी के बहुजन नेताओं पर हमला बोला है। तो बहुजन समाज को आरजेडी जेडीयू ने तो करके दिखाया है, जाति जनगणना जारी किया, 65% रिजर्वेशन कर दिया है। उसके खिलाफ सवर्ण लॉबी जो है, जिसको ये लोग कहते हैं, एक जो नाम देते हैं कि ये लोग जो हैं वो सिविल सोसाइटी हैं, तो सिविल सोसाइटी के नाम पर ये सवर्णों का अड्डा है, ऐसा है। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। वहीं बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाला और कहा है कि इसको अनुच्छेद 9 में डाल दिया जाए ताकि कोई इससे छेड़छाड़ ना करे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज के नेता तो एकजुट हो रहे हैं और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अगर बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर इन नेताओं को वोट करेंगे, बहुजन दलों को ही वोट करेंगे, तो जाकर स्थिति और अच्छी होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत जागरूकता आई है और अगर बहुजन समाज के तमाम पढ़े लिखे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्होंने लिखना पढ़ना बोलना शुरू कर दिया, वो मानसिक डर से बाहर निकले, तब जाकर उनको मुकम्मल आज़ादी मिलेगी। वरना डर तक जब तक डरते रहेंगे। इसलिए बावन मिश्राम की ये लाइन मुझे बहुत सही लगती है कि लोकतंत्र में गोली नहीं बोली से सरकारें बनती है और बोली गोली से भी ज़्यादा कारगर होता है। इसलिए बोलना शुरू कीजिए। अगर बहुजन समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया तो 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, संविधान की सदी होगी और इस देश के 90% लोगों का हक अधिकार मिलेगा और कोई भी मजदूर लाचार बेबस का बेटा मजदूर लाचार और बेबस नहीं रहेगा। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सेना की मजबूती, ये चुनावी मुद्दे होंगे। तो कल के रिजल्ट से बहुत कुछ साफ होगा, लेकिन बहुजन नेताओं की एकजुटता आपको जरूर राहत देगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।